हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेंस का जीएस वन का जो मेंस उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 80 से 90% चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग होती हैं और उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पीवाईक्यू से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करते हुए बस तैयारी करते चले जाएं, किसी ज्योग्राफी का नोट्स हो गया या फिर सोसाइटी का नोट्स हो गया, बस हम पढ़ते रह जाते हैं पढ़ते रह जाते हैं पढ़ते रह जाते हैं, बट उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है जब तक हम सिलेबस को अच्छे से नहीं देखेंगे, पीवाईक्यू को एनालिसिस अच्छे से नहीं करेंगे। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि ऑथेंटिक रिसोर्स क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। और हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कंप्लीट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आप 5 मिनट अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। देख लीजिए 2025 का यूपीएससी का सीएससी का मेंस का पेपर है जीएस वन का। ठीक है, तो इसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि जो जीएस वन का है उसमें तो 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा रिपीट कैसे हो रहा है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है यूपीएससी का सिलेबस। भारतीय संस्कृत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के क्षेत्र में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक है, तो अब आपको मालूम चल गया कि अगर हमें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना तो क्या पढ़ना है, कला के रूप में पढ़ना है, साहित्य के रूप में, वास्तुकला के रूप में। क्या इससे पीवाईक्यू आए हैं? तो बहुत सारे पीवाईक्यू आए हैं, इसी पे अभी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अर्थलास 48 सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारत के कौन से व्यक्तित्व के बारे में हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है, फिर सोसाइटी का देख लीजिए, सोसाइटी ये हो गया। सोसाइटी में कौन कौन से पॉइंट हैं, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिला की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, भूमंडलीकरण मतलब वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये देखिए, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। केवल पॉइंट ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। विश्व युद्ध हो गया, ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि यदि हमने एक थीम आइडेंटिफाई कर ली तो उससे क्वेश्चन किस तरीके का आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कला के रूप में, साहित्य के रूप में, वास्तुकला। देख लिए यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं को चर्चा कीजिए। देखिए क्या हुआ कि 1924 में जब इसका खनन हुआ और देखिए इसका 100 वर्ष पूरा हुआ, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पूछा हड़प्पा कालीन सभ्यता, इससे पहले इसी को कहते थीम कि क्या पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल पूछा गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप देखिएगा, जस्ट मिनट, ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण में निवेश में इनपुट प्रदान किया है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अकबर की धार्मिक समन्वय, अगर देखें तो हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हम लिख नहीं सकते, क्योंकि अकबर के धार्मिक समन्वय के बारे में हमने बहुत सारे पीटी में या फिर मेंस में हमने पढ़ा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन ये कहिए कि पीवाईक्यू में, तो पीवाईक्यू में नहीं आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों का जीवन का व्यापक और लचकदार ओज से भर दिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन का अगर जब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी आपको तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको इंग्लिश भी जरूरी हो जाता है। मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया। अब ये आपको समझना होगा कि ओज क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन यदि हम समझेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे। देखिए सिलेबस से कैसे लिंक है, अभी मैंने दिखाया, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप में। देखिए चंदेल काल के कला के रूपों के बारे में पूछ लिया। ठीक है, वास्तुकला के रूप में, देखिए वास्तुकला दिया गया सिलेबस में, यहाँ से पूछ लिया। ठीक है, प्लस पीवाईक्यू भी है और ये भी पीवाईक्यू है, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया कला के रूप में, वास्तुकला के रूप में, ये पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा गया। अभी मैं सारे दिखाऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिए 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स। उसके बाद में ये आ जाता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीपों देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है, इसके बारे में उदाहरण के साथ चर्चा करना है। अब आप एक चीज देखिए, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज किस में है, ये जीएस 3 में है। ठीक है, बट पूछ कहाँ रहा है, जीएस 1 में पूछ रहा है।
तो ये भी समझ लीजिए कि आपका GS1, GS2 और GS3 और GS4 सारा चीज़ आपका इंटीग्रेटेड बेस से तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस GS1 को लेके हम अलग तरीके से चले। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन है, जस्ट आप देखिए। ये देखिए, भारत में सिविल सेवा को लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा देना चाहिए GS2 में, GS2 में, या सिविल सेवा की भूमिका को लेकर सिलेबस में क्या है GS4 में, लेकिन पूछ कहाँ रहा है GS4 में पूछ रहा है। तो जब तक आपकी इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। सभी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आपको रियल देखना है तो जाके दूसरा वीडियो देखिए, आपको 5 मिनट में सारी जानकारी चाहिए तो जाके देख लीजिए, 2-4 मिनट वेट कीजिए, सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन हो गया, GS3 का टॉपिक है, पूछ रहा कहाँ पे GS1 में। प्राथमिक गतिविधियाँ, देखिए GS1 का सीधा कुछ नहीं है, गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ क्या है। अब देखिए, आपको तो पता है कृषि क्या है, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, लेकिन गैर कृषि को नहीं लेना है। प्राथमिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिए, फिशरीज हो गया, मछली उत्पादन, उसके बाद में होगा माइनिंग हो गया, ये प्राथमिक गतिविधियाँ हैं। ये गतिविधियाँ भारत में भौगोलिक विशेषता से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, भौगोलिक विशेषता, माइनिंग को लेके हम डिस्कस करेंगे, मछली को लेके, फिशरीज को लेके डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब तक हम नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या प्राथमिक गतिविधियाँ देंगे, देख लीजिए, सीधा डायरेक्ट सिलेबस में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं। सीधा क्वेश्चन यहाँ से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो सौर ऊर्जा उत्पादन में परिस्थिति और आर्थिक लाभों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये पहली बार नहीं पूछा, ये ऑलरेडी 3 बार, इससे पहले क्या पूछा, पवन ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, पहली बार नहीं, इसके पहले 2022 में सौर ऊर्जा। जाके आप क्वेश्चन को खुद जाके देखिए कि क्या पूछा गया या कहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। सुनामी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। देखिए, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, इसीलिए मैं आपके सामने, देखिए आपके सामने मैं सिलेबस रख के दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछे कहाँ जा रहे हैं। हम तो बहुत कुछ पढ़ते चले जाते हैं, ज्योग्राफी का बताइए 700, 600, 500, 400 पेज का नोट्स रहता है, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, बट हम सिलेबस को देख ही नहीं रहे हैं कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। सुनामी है, सुनामी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया, सुनामी क्या है, कैसे और कहाँ बनते हैं, जिसके परिणाम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दे को कैसे प्रभावित। देखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है GS2 में, बट पूछा कहाँ, GS1 में। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि GS1 में नहीं पूछा जा सकता। गरीबी है, शहरी गरीबी, ये सोसाइटी का पार्ट है, बट वही है कि ये ज़्यादा जस्टिस का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, सोसाइटी में इसको ले सकते हैं। सिविल सेवा भी मैंने आपको डिस्कस किया, GS2 का पार्ट है, लेकिन पूछ कहाँ रहा है, ठीक है। क्या आपको लगता है वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति है। देख लीजिए, वैश्वीकरण कहाँ डिस्कस किया गया, देखिए सीधा सिलेबस, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव। क्या आपको लगता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वैश्वीकरण ये पहला क्वेश्चन नहीं है, हर साल 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं। अब देख लीजिए, लास्ट 15 साल का PYQ उठाइए मेंस का, देखिए लगभग 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, आँख बंद करके डिस्कस करते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 80%, 80 तो ज़्यादा हो गया, 50 to 60% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज में लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है, ठीक है। ज्योतिबा फुले के बारे में ये क्या था, ये क्यों पूछा गया, क्योंकि ये करंट में मुद्दा चर्चित था, इसलिए पूछा गया। ऐसा नहीं किसी के बारे में पूछ लिया गया, ये महात्मा ज्योतिबाई राव फुले के बारे में पूछा गया। समाज सुधार में क्या योगदान रहा, लेखन ने समाज को कैसे प्रभावित किया, कैसे समस्याओं को छुआ, तो ये चीज़ आपको देखने की जरूरत है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछा गया, आज़ादी के प्रारंभिक काल में भारत का शुद्धिकरण की प्रक्रिया। देखिए, कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता क्या है, प्रासंगिकता है। देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ आपको समझना है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 2025 का PYQ है, 2019 में क्या पूछा, स्पष्ट कीजिए कि अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व की आधारशिला किस प्रकार निर्मित की थी। देखिए, अगर कल यही चीज़ फ्रांसीसी क्रांति के स्थान पर अमेरिकी क्रांति के बारे में पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके के हमको क्या करना है, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखिए सिलेबस में ये विश्व युद्ध के बारे में है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्गठन है, औपनिवेशीकरण है, औद्योगिक क्रांति है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिलेबस, देखिए पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को पढ़ना अच्छे से, फिर PYQ को पढ़ना है,
फिर अच्छे से डीप एनालिसिस करना दोनों को रिलेट करके कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बस हम किताब को पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस कुछ भी यूट्यूब पे देख ले रहे हैं। आपको खुद करना पड़ेगा। आपको आईएएस बनना तो आपको खुद ऐसे इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी होने वाला, नहीं तो फिर करते रहिए। आगे देखिए, विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण को भौगोलिक स्पष्टीकरण कर दीजिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया। ये अगर मैं दिखाऊंगा तो ये भी किसी न किसी क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय और क्षेत्रीय योजना, GS2, GS2, GS3। मैं तो कह रहा हूँ GS3 का क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन पूछा कहाँ जा रहा है, GS1 में। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रख लीजिए कि GS1, GS2, GS3, GS4 ये आपको कंबाइन तरीके से तैयारी करनी होगी। ठीक है, महाद्वीपीय महासागर बेसिन के आकार और माप के क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियाँ, ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पूछ लिया, बट हाँ पूछा। भूमि, मिट्टी, जल संसाधन विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, गंगा नदी के बारे में, जनसंख्या वितरण, क्यों सबसे ज़्यादा घना है, यहाँ का घनत्व कितना है, भूमि और मिट्टी किस प्रकार इसको विशेष तरीके से निर्मित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आधुनिक समाज में स्वास्थ्य को लेके बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग क्यों बढ़ रहे हैं, मतलब स्वास्थ्य का इतना ज़्यादा चिंताएं हैं फिर भी फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये कैसे सोसाइटी का क्वेश्चन हो गया। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना, भारत जैसे देशों ने गरीबी लोगों की ज़रूरतों के एक साथ टकराव में आ सकता है। ठीक है, जरूर। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, इन्वायरमेंट अगर देखें तो GS3 का पार्ट हो गया, लेकिन किससे रिलेटेड है, GS1 से, सोसाइटी से रिलेट कर दिया। तो ये चीज़ आपको जनजातीय विकास, ठीक है, ये देखिए, तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। आपको खुद एनालिसिस करना होगा, सबसे पहले GS का पाठ्यक्रम पढ़ना होगा, सिलेबस पढ़ना होगा, देन PYQ देखना होगा। ऐसा एक साल का नहीं, बस आप केवल एक काम करिए, GS1 का आज उठिए, उसके बाद GS1 का 2013 से लेकर 2025 तक सारा PYQ देख लीजिए, पहले सिलेबस को पढ़िए 2 बार कि क्या सिलेबस से कैसे आ रहा है, क्या क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, देखिए PYQ दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री का केवल मैं दिखाऊँ। देखिए, ऐसे तो मैं सभी का दिखा सकता हूँ, बट टाइम नहीं है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, आधुनिक विश्व की आधारशिला किस प्रकार निर्मित की। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन पूछा, प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। 2 विश्व युद्ध, देखिए गंभीर चुनौती क्या है, जर्मनी ने किस हद तक 2 विश्व युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जर्मनी को किस तरीके से विश्व युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए रिलेट हो रहा है सारे क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे कोचिंग है वर्ल्ड हिस्ट्री का 40 क्लास ले रहे हैं, 35 क्लास ले रहे हैं। अब आप सोचो 35 अगर एवरेज 2 घंटा हो गया, जबकि उससे ज़्यादा लेते हैं, मतलब 70 घंटा तुम किस पे दे रहे हो, केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पे। इसी वजह से कोचिंग देख लीजिए 24 मंथ का होता है। जो विजन या फिर बाजीराव जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट 8 से 10 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, वही दृष्टि और भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट 24 मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं। रीजन क्या है, वो हिस्ट्री को क्या कर रहे हैं, वो एकदम डिटेल्स उसको PhD करा रहे हैं। क्या ज़रूरत है, आप केवल 3 दिन में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करते हैं लोग, क्या करेंगे, PYQ देखेंगे, उसी पे थीम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको लिंक कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि रिसोर्स क्या होना चाहिए। देखिए, रिसोर्स अगर आपके पास नोट्स है तो सबसे अच्छा, सबसे सफिशिएंट है। बट आपके पास रिसोर्स नहीं है और भी आपको करना है 2026 का आपका मेन टारगेट कि 2026 में हमको अच्छे से करना है, तो आप क्या करिए, ओनली IAS या विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल है, इसको आप ले लीजिए। देखिए, मैं केवल एक सब्जेक्ट का दिखा रहा हूँ, ऐसे सभी सब्जेक्ट का आता है इनका। अभी ये 2025 का रिलेटेड लेटेस्ट है, तो इतिहास का वैल्यू एडेड मटेरियल है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि GS को सिलेबस को कंबाइन करके एक 110 पेज का है, हाँ 110 पेज का है, इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें PYQ विश्लेषण पर ज़्यादा आधारित है। और ये क्या नाम है, ओनली IAS ही, ये आर्ट एंड कल्चर का ये है केवल। और इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग को सिलेबस को देख लीजिए। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के रूप में इन्होंने क्या किया, इसी चीज़ को स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मेदभान, चित्रकला, ठीक है, जितने PYQ और प्लस सिलेबस को लिंक करके एक नोट्स बनाया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे एक बार जाके डाउनलोड कीजिए, देखिए। और ये वो स्टॉप सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा आपको 4 बुक नहीं पढ़ना है। यदि आपका नोट्स हो तो अच्छा है, और नोट्स नहीं है तो केवल चाहे इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन कैसे रिलेट हो रहा है, सारे रिपीट हो रहे हैं, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22। देखिए, केवल एक टॉपिक को लेके, कला और साहित्य को लेके, पल्लव का योगदान, ठीक है, समाज और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन को रेखांकित कीजिए ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक।
ठीक है। चोल शासनकाल कला के रूप में, और 2025 का क्या हम देखें, वो चोल पूछा उधर, देखिए यहाँ पे क्या पूछा, चंदेल शासनकाल में कला के रूप में। तो क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं, मूर्ति मंदिर मूर्ति कला, ठीक है। शैलकृत स्थापत्य की बात की जा रही है। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। कथानकों को चित्रित कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर हमको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, देन पीवाईक्यू होना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स को तैयार कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और GS1 अगर मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने क्या किया है कि GS1 जैसे सब्जेक्ट को PT क्वालिफाई होने के बाद में 10 दिन में कंप्लीट किया है, केवल 10 दिन में, कुछ भी नहीं पढ़े थे। आप जाके देख लीजिए मुदिता शर्मा, उन्होंने क्या बोला कि मुझे तो मेंस के बारे में पता ही नहीं था, क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस होता है, बस PT क्वालिफाई हुआ लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा आउटपुट निकाला जा सकता है। अभी क्या कर सकते हैं आप कि 2025 का जो लास्ट मंथ है ये दिसंबर, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, ठीक है। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, ठीक है। और अच्छे से मेहनत कीजिए और बहुत आसानी से चीज़ों को स्मार्ट वे में पढ़ने का प्रयास कीजिए। बस ऐसे नहीं कि चलो ठीक है पढ़ रहे हैं कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोग बताइएगा जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा, GS2 GS3 GS4, हम अच्छे से वीडियो बना के भेजेंगे, ठीक है। अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।